निकाय की लड़ाई, इधर कुआं उधर खाई। मसला निकाय चुनाव से जुड़ा है और उस सवाल से जुड़ा है कि अब निकाय चुनाव का भविष्य क्या। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बदला क्या। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक एक आयोग बनेगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर पिछड़ों के लिए निकाय में आरक्षण तय होगा और फिर चुनाव होगा। मानकर चलिए यह सब कुछ अगर बहुत तेजी से भी होता है, अगर ऐसा होता है तो तब भी मामला अप्रैल या फिर मई में जाकर चुनाव करवाने के लिए तैयार होगा। यानी कि चुनाव अब अप्रैल या फिर मई में जाकर हो सकते हैं। अभी मौजूदा वक्त में स्थिति यही दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ बहुत तेजी से भी होता है तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या यह राजनीतिक चूक थी या फिर जानबूझ के की गई गलती। विपक्ष कह रहा है जानबूझ के। सरकार के लिए क्या वाकई में इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। ओबीसी पर अगर तनाव बढ़ता है राजनीतिक नजरिए से, तो फिर यह चुनाव होगा तो होगा कैसे। क्या वाकई बिना आरक्षण के निकाय चुनाव होगा। योगी सरकार के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान। आरक्षण के बिना चुनाव हो तो हो कैसे। हाई कोर्ट का आदेश है और उस पर सियासत भी तेज है। यानी आप कह सकते हैं कि निकाय की लड़ाई में आगे आरक्षण है और पीछे कानून है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब क्या करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। पिछले आयोग, क्योंकि अब मसला आयोग के गठन का है, यह दलील तो कोर्ट में पहले भी दी गई होगी। ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं हुआ। पहले आयोग का गठन करना है, पहले गठन होना चाहिए था। जातियों का आधार, राजनीतिक आधार, आरक्षण की जरूरत या फिर नहीं। यह काम तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं। और ऐसे में सियासत में जब यह सवाल खड़ा हुआ था कि पिछड़ों की अगुवाई कौन करेगा, और उसको देखा देखी ये लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट के एक अहम सवाल अभी भी गुम है, और आज हम मुद्दे की बात में उसी सवाल को लेकर आए हैं। सवाल इस राजनीतिक तूतू मैमे, राजनीतिक शोर से, निकाय चुनाव के जोर से बिल्कुल जुदा है। वो सवाल जो इस बहस में गुम है, हुआ तो हुआ क्यों नहीं, क्या सरकार चाह रही थी जानबूझ के हो, या फिर एक समस्या जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं चाहता। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। वो बहस नहीं लेकर आए हैं हम जो इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही है। बिल्कुल अलग सवाल है, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को, 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को, 10% आरक्षण सामान्य गरीब वर्ग। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। बीजेपी की नीयत ही साफ नहीं है। बीजेपी की नीयत आरक्षण विरोधी है। तमाम वकीलों और दलीलों के बाद निकाय की जंग के लिए हाई कोर्ट का आदेश आते ही सियासी हमलों का जोर शुरू हो गया। निकाय चुनाव को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर हमलों का दौर वार पलटवार में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। पहले यह समझिए कि कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा।
यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया कि ओबीसी आरक्षण रद्द हो, तत्काल प्रभाव से चुनाव करवाए जाएं। मंगलवार को दरअसल 70 पेजों का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव करवाने का निर्देश तो दिया ही, साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें सामान्य मानी जाएंगी, इसका जिक्र भी किया। कोर्ट का फैसला आते ही समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठाते दिखे। सरकार पर कोर्ट में कमजोर दलील रखने का आरोप तक लगाया। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। बीजेपी की नीयत ही साफ नहीं है। बीजेपी की नीयत आरक्षण विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। मसला सियासी तूतू मैमे से जुड़ा तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में कूद पड़ी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद कटाक्ष करते हुए दावा किया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी मानसिकता रखती है। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी को मायावती ने लगे हाथ चेतावनी भी दे डाली। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। वहीं राजनीतिक आरोपों के बीच सीएम योगी अभी भी निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं। तभी तो वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और लिखा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। तो निकाय की लड़ाई अब इधर कुआ उधर खाई। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। शाही जी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सुभाषपा के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन शाही जी, दुबे जी, उमेश जी, मैं जानता हूं सुबह से शाम हो गई, सब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तूतू मैमे में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आज तो मैदान में उनको भी देखा जो बरसों से नहीं देखा। सफेद कुर्ता पजामा डाल के आज कई नेता मैदान में उतरे हुए थे जिनको कई दिनों से देखा भी नहीं। मेरा एक मूलतः सवाल है, आप तीनों राजनीतिक दल या तो सत्ता के सहयोगी रहे, सत्ता में रहे,
मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं और उस प्रश्न का उत्तर मैं आप तीनों से ही चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर किसी राज्य में बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तब यह तय किया जाता है, मालूम है कि अगले 15 दिन के बाद बाढ़ आने वाली है, लेकिन 15 दिन बाद यह तय होता है कि भैया अब तो बाढ़ आ गई, तो टेंडर की प्रक्रिया निकालो। मूलतः मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि जब हमें मालूम है कि आरक्षण को लेकर सरकार किसी की भी रही हो, मामला कोर्ट में जाएगा, बवाल होगा, मालूम है कि यह आग लगेगी, तो जो प्रक्रिया हम अब अपना रहे हैं उस प्रक्रिया को हम साल या फिर 2 साल पहले क्यों ना कर लें, ताकि यह बवाल हो ही ना। हम उसी वक्त क्यों जागते हैं जब मालूम चलता है कि अब तो सियासी आग लग गई। 1 मिनट, अभी थोड़ी देर में ही वहां ले लेंगे। तो फिर आखिरकार पहले क्यों नहीं, 2 साल पहले क्यों नहीं, 1 साल पहले क्यों नहीं इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता, जब मालूम है कि चुनाव तो करवाने हैं कि नहीं। अश्वनी शाही जी। तिलक जी, देखिए, जो आरक्षण की प्रक्रिया थी, सरकार ने हलफनामा देकर बताया। ट्रिपल टेस्ट का मामला बेसिकली इसमें मुख्य आ रहा है कि ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने बताया माननीय कोर्ट को कि 1993 में हमारे यहाँ आयोग का गठन हुआ था। नहीं अश्वनी शाही जी, मैं अभी उस विषय में जा ही नहीं रहा। मैं ट्रिपल टेस्ट और 4th टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयोग का गठन में उसमें जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह प्रक्रिया 2 साल पहले पूरी की जा सकती थी या 1 साल पहले कि नहीं। कौन सी प्रक्रिया, किसमें जा रहे हैं, आपको जरा एक बार और क्लियर कर दें तो मैं बताऊं कि... अच्छा, ये आरक्षण वाले मसले को लेकर सर, तो ये जो प्रक्रिया हर बार होती है, मैं उसी प्रक्रिया का जिक्र कर रहा हूं। सत्ता में आप भी रहे, सत्ता में वो भी रहे, क्योंकि ये खेल जो चल रहा है सर, ये खेल जो है पुराना है। अब सिर्फ जो है चेहरे बदल गए हैं, किरदार बदल गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खेल 1 साल पहले क्यों नहीं हो जाता। जी 2012 में जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई, 2017 में भी वही रोटेशन की प्रक्रिया थी, वो अपनाई गई, और फिर हम लोगों ने वो प्रक्रिया तैयार किया था। वो वही तो तैयारी क्यों नहीं हुई थी? तैयारी हुई थी। आप कह रहे हैं मैं ट्रिपल टेस्ट पे नहीं आता हूं, तो मामला तो ट्रिपल टेस्ट पे ही फंसा हुआ है। नहीं तो हमारी प्रक्रिया तो तैयार थी और हमने तैयार करके दिया था। सेम चीज बिहार में हुआ। बिहार में माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाया। उन्होंने कहा, अभी नीतीश जी की सरकार है, वहां अक्टूबर में चुनाव घोषित किया था उन्होंने, 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आपने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई, जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने 2005 में जो आयोग था उसको पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित करने के बाद फिर से जो है उस प्रक्रिया की बात, ट्रिपल टेस्ट में जो जो चीजें थी उसका एक उसमें आधार दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं आने के पहले ही चुनाव उन्होंने घोषित कर दिया था। अश्वनी शाही, ये तो ट्रिपल टेस्ट एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट पालन करा रहा था। अश्वनी शाही तो पूरा जी शाही जी, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि आप जैसे काबिल प्रवक्ता के सामने बार बार सवाल दोहराना मैं भी तौहीन समझता हूं। मेरा सवाल यह था, मेरे सवाल को ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं यही प्रक्रिया अगर 1 साल पहले पूरी कर ली जाती तो, यह सभी राजनीतिक दलों के लिए है जो सत्ता में रहे वो, अगर 1 साल पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो। मैंने कहा ना, ये प्रक्रिया पूरी थी। रोटेशन की प्रक्रिया पूरी थी। आरक्षण की सूची जारी की गई है। उसके बाद जब याचिका लगी है माननीय हाई कोर्ट के समक्ष, तो माननीय हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट अपनाया नहीं गया है। ठीक, मैं अभी उस पर भी आऊंगा, नवीन दुबे साहब। अश्वनी शाही जी अक्सर ऐसा करते नहीं है कि सवाल को टालकर दूसरी तरफ भाग जाए। मेरा सवाल यह था कि सत्ता में तो आप भी रहे सौभाग्य से, है ना? जी। तो यह प्रक्रिया जब मालूम है कि आग लगने वाली है तो 1 साल पहले फायर ब्रिगेड को फोन कर दो ना। आग तो नहीं लगे ना कि खड़े हो दरवाजे पे, भैया फायर ब्रिगेड आ जाए।
लेकिन यहां पे तो इंतजार किया जाता है, आग लग जाएगी फिर हम फोन करेंगे, टेंडर निकलेंगे, एम्बुलेंस को बुक करेंगे और फिर एम्बुलेंस आएगी, तब तक तो ओम भूर्भुवः स्वः, कि नहीं दुबे जी? बिल्कुल तिलक जी, आपने सही कहा। मैं एक लाइन के माध्यम से ये बात कहूंगा, सब दर्शक इंडिया वॉइस के समझ भी लेंगे। भाजपाई सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी चलानी है, मातम भी मनाना है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। ओबीसी वर्ग को इन्होंने पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ दिया नहीं है। निकाय चुनाव के मद्देनजर इन्होंने एक अपना कूट रचित जिस तरीके से षड्यंत्र कर सकते थे वो करा के आधी अधूरी तैयारी के साथ अधिसूचना चुनाव की जारी कर दी, सीटों का आरक्षण कर दिया। दुबे जी, अब प्रश्न ये है कि इनको भली बात पता था। दुबे जी नहीं, आप कह रहे हैं इनको भली भांति मालूम था। नहीं, मैं आपकी खुशी का राज समझ रहा हूं, मैं आपकी खुशी का राज समझ रहा हूं, लेकिन मेरे को जरा क्लियर करिएगा, क्योंकि इसी जादुई फॉर्मूले के आधार पर आपने भी चुनाव करवाया और मायावती जी ने भी चुनाव करवाया। निश्चित। नहीं, एक मिनट दुबे जी, नहीं, मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी जादुई फॉर्मूले के आधार पर जब आपने चुनाव करवाया तब वो संवैधानिक था, जब योगी सरकार करवा रही है तब वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? मैं ये भी तो जानू ना फिर दुबे जी, जब आप ये कह रहे हैं कि सारा का सारा दोष जो है वो योगी सरकार का है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तभी आपने इसी जादुई फॉर्मूले के आधार पर चुनाव करवाया। मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है, जब हमारी सरकार में ये निकाय चुनाव हुआ था, जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था सर्वमान्य लोगों को स्वीकार थी। हर सीट के ऊपर जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो ओबीसी वर्ग को भी स्वीकार थी, सामान्य वर्ग को भी स्वीकार थी, और कहीं कोई आपत्तियां नहीं आई थी, और लिहाजा चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे। अच्छा, अड़चन न्यायिक तरीके से नहीं आई। अच्छा, तो आपके वक्त कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्तियां नहीं थी? तिलक जी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का जो रोटेशन किया उसमें किया है अपने हिसाब से इसका बंदरबाज। जब इस तरीके की चीजें अफसरों से कराई गई, नवीन दुबे जी, तभी मैं ये सवाल कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि क्या ये प्रक्रिया 1 साल पहले सत्ता किसी की भी रही हो, क्या 1 साल पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल वही था, फिर आप उलझा रहे हैं मुझे। निश्चित तौर पर ये सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि वो 1 वर्ष पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जब स्पष्ट गाइडलाइंस है, स्पष्ट ऑर्डर है, उनका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए था। तो आप कर लेते थे 1 साल पहले? आप भी तो उसी समय उठते थे और आपके अधिकारी कहते थे अच्छा इसको जनरल कर लो, इसको महिला कर लो, इसको ओबीसी कर लो। हमारी सरकार जाने के तुरंत बाद चुनाव किस कार्यकाल में उसी समय चुनाव विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस समय चुनाव हुए। हमारे पास समय उस समय नहीं मिला। सर, इसी तरह के चुनावों को लेकर बार बार आरक्षण को लेकर सवाल खड़े होते हैं। मैं इसलिए सवाल लेकर आया हूं। उमेश यादव जी, मेरा सवाल गलत है कि भाई जब तय है कि बवाल होगा तो 1 साल पहले तैयारी कर लो, तब तक निपटने चुनाव तक आ ही जाएगा मामला, कि नहीं? देखिए तिलक जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 1000% सहमत हूँ कि इस तरह की जो विसंगतियां आती हैं, ये हम लोग इलेक्शन के लिए क्यों बैठे रहते हैं? कहीं ना कहीं उससे पहले ही पूरी प्रक्रिया को कर लिया जाए, जितनी भी आपत्ति विपत्ति और आनी है, और जो भी न्यायालय के शरण में जाए, जिस तरह की चीजें हो उसका निस्तारण हो जाए। तो हम आपकी इस बात से 100% सहमत हैं। और देखिए, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की पैरवी करते रहे। इसी पैरवी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित सरकार में नहीं उमेश जी, मैं जानता हूं आप लोग तो इसके स्पेशलिस्ट हैं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मैं तिलक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी आज ही एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ के मैंने ये बात कही, और आपने ये बात जो कही है, मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। निश्चित ही ऐसा ही होना चाहिए। चुनाव को यदि समय पे कराना है तो जो भी राज्य सरकारों अथवा केंद्र सरकारों के अधीन चुनाव होते हैं उनमें सदैव पहले ही ये प्रक्रिया को कर लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि 6 महीने पहले तो निश्चित ही कर लेना चाहिए। मुन्ना खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही खान साहब, ये सब उलझे हुए हैं कि तुम दोषी, वो कह रहे नहीं हमसे बड़ा तो कोई जो है पिछड़ों का हिम्मती नहीं है, वो कह रहे कि नहीं हमसे ज्यादा तो तुम भी नहीं कर सकते। मैं उस चक्कर में जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 6 महीने पहले प्रक्रिया या 1 साल पहले या 2 साल पहले ये प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो जाती, जिस प्रक्रिया को लेकर बार बार कोर्ट में दर की ठोकरें सबको खानी पड़ती हैं, और फिर अंतिम फैसला होगा कोर्ट का, फिर कहेंगे कि नहीं भैया यही सब
सर माथे, इसी पर ओके करो। मैं सुन रहा था हर जी आपको, आप बहुत ही बेहतरीन सवाल था आपका। अश्विनी जी भी बचते नजर आए और मिश्रा जी भी बचते नजर आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम आपने सही सवाल किया, 1 साल पहले हो जाना था, आपको उसको नहीं अच्छा किया लगेगा कि मुन्ना भाई। बीजेपी जानबूझ के ये चाह रही है कि इस तरीके के केस उठाया जाए, इस तरीके के मुद्दे को उठाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो भ्रमित हो, वो किस तरीके से काम हो। आवाज आपकी नहीं आ रही, कट गई लग रहा है। नहीं, अपनी बात रखिए सर, मैं बीच में टोक नहीं रहा आपको, प्लीज। मुन्ना साहब, लग रहा है नेटवर्क टूट गया। मैं अब मूलतः सवाल पर आता हूं। अश्वनी शाही जी, मैंने आप चारों की बातों को समझ लिया। मैं एक सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं, जब मुझे मालूम है आगे रास्ता नो एंट्री लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो इसी रास्ते पर गाड़ी लेकर जाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक लो। आगे लिखा हुआ है कि नो एंट्री है भाई, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं लेकर जाऊंगा गाड़ी, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। और फिर मुझे मजबूरन यू टर्न लेकर आना पड़ता है क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? तो फिर मैं उस रास्ते पर जाऊं क्यों जब मुझे मालूम है कि मुझे वापस लौटना है? तो शाहिद जी जरा मुझे समझाइए कि मैं गलत था या सही। नहीं, आप एकदम, आपका सवाल सही है, आप सही हैं, और जो सरकार कर रही वो भी सही है। उसका कारण सुन लीजिए। जब उत्तर प्रदेश में आज मामला कहाँ रुका हुआ, आपने नकारा कि ट्रिपल टेस्ट पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं जिस बात को कहना चाह रहा था वो ये बात है कि आज मामला सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल टेस्ट पर रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है? माननीय न्यायालय ये कह रहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट के थ्रू नहीं आए। सरकार कह रही है कि हमने ट्रिपल टेस्ट करा लिया। ट्रिपल टेस्ट का 3 फार्मूला, जिसका नाम है, पहला तो एक आयोग का गठन होना चाहिए। वो आयोग पुनर्निरीक्षण करेगा कि किसको देना चाहिए, किसको हुआ था आयोग का गठन। मैं बता रहा हूं ना, सब आप पूरा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सब जवाब आ जाएगा। हाँ। और आपने वो आयोग तय करेगा कि किसको देना है, किसको नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1993 में आयोग का गठन हो चुका है। उस आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 25 सदस्य भी उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति दी थी और वो उसी हिसाब से आरक्षण का लिस्ट जारी हुआ, और वो 50% से ज्यादा नहीं था। मगर माननीय न्यायालय का ये कहना है कि आप उस आयोग को हम नहीं मानेंगे, आप नए आयोग का गठन करिए। वहीं पर मामला आकर फंसा हुआ है। ये है टेक्निकल मामला। इसलिए अच्छा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जा रहे हैं कि हमारा आयोग है, हमारे पास उसके सारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, इन्होंने अपनी संस्तुति दी है जो 50% से कम है। सर मुझे एक बात समझाइएगा। ना सब कुछ सार्वजनिक है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुप्त तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और है किनारे में रख दिया और किसी को सुनाया नहीं, बताया नहीं, बोले कि बाद में बताएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि इस विभाग की जिम्मेदारी अरविंद शर्मा जी के पास है, समझिएगा मेरी बात को। और अरविंद शर्मा जी है एक बड़े नौकरशाह रहे, यानी कि नौकरशाह मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। जी। अब उनसे अगर ऐसी चूक हो है, 2 घंटे तक तो यही समझ में नहीं आया कि बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या, समझे तो समझे क्या। अभी रुक जाओ, पहले सरकार क्लियर कर दे, फिर उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता सामने आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये चूक इसलिए गले नहीं उतर रही कि ये जानबूझकर या फिर सोच समझकर, ये जानते हुए कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, क्या अरविंद शर्मा जी, मुझे तो नहीं लगता, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, कि मालूम था कि कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। ऐसा होता है क्या? देखिए, कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना था। हम अपनी चीज को लेकर गए कि हमारे पास आयोग भी है, हमारे पास उसकी संस्तुति भी है, हमारे पास उसके नियम है, 50% से ज्यादा नहीं। हम अपनी बात कोर्ट के पास लेकर गए। सर कोर्ट ने तो लकीर खींच दी ना, कोर्ट ने तो लकीर खींच दी। अगर सत्ता में चाहे नवीन दुबे जी रहे, मुझे एक बात कहिए ना, मुन्ना खान जी रहे या फिर जो है आपके साथ सहयोगी रहे उमेश यादव जी रहे, कोई उस लकीर को पार कर देगा? कोई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की लकीर को पार? मैं कोर्ट के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन माननीय जज साहब के समझ में वो नहीं आया। जब जज साहब के समझ में नहीं आया तो उन्होंने सबको सामान्य कर दिया।
मामला फिर वही कह रहा हूं मैं, ट्रिपल टेस्ट। अच्छा, मतलब जज साहब को ये समझ में नहीं आया, उन्होंने सब कुछ सामान्य कर दिया। नो एंट्री सर ऐसा मैं एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके अधिकारियों को नहीं समझ में आया, अंतिम वक्त में उन्होंने कहा इसको जो महिला कर दो, इसको सामान्य कर दो, इसको आरक्षित कर दो, इसको ओबीसी कर दो। हो सकता है कि ये भी हुआ। हमारे पास जब था आयोग है, उसके सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, पता उसकी संस्तुति है, और उसके बावजूद समय पर चुनाव नहीं हो रहा। मैं तभी ये प्रश्न लेकर आया। नवीन दुबे जी, अब आप सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर मान लीजिए हम इसी बात से समझा रहे हैं, नहीं अश्वनी जी, एक मिनट तैयार नहीं है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट, आपका चैनल, आपके लोग, हम कैसे कह सकते हैं? हम अपनी बात दलील रख सकते हैं। शाही जी देखिए, आप चैनल का काम, शाही जी, आप जैसे व्यक्ति अगर विक्टिम कार्ड खेले अच्छा नहीं लगता, आपको पूरा मौका दिया। विक्टिम कार्ड में नहीं खेल रहा हूं। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए कि आपको वक्त नहीं दिया। आप शुरुआत मैंने आप ही से की। अरे आप समझे नहीं सर, तिलक जी आप समझे नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि माननीय जज साहब के सामने जो हम लोगों ने कहा, एक उदाहरण दिया कि आपको अपनी चीज मैं समझा रहा हूं कि मेरे पास ये है, आप समझना ना चाहे, या आप जानबूझकर ना समझे, या आप कहे कि नहीं आप इसको नए सिरे से करके ले आइए, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अच्छा, तो मतलब जज साहब को आप लोग समझा नहीं पाए। आई एम राइट, आपके मुताबिक जज साहब को आप समझा नहीं पाए। अब हो सकता है जज साहब समझ ना पाए हो। अच्छा, जज साहब समझाने की कोशिश की, जज साहब समझना ना चाहते हो। हाँ, जो भी हो, जो कारण रहा हो, अब तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, इनसे ऊपर भी अदालत है, हम जाएंगे वहां, और बगैर आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। नवीन दुबे जी, अब बगैर आरक्षण के चुनाव तो होगा नहीं। देखिए, सही कह रहे हो, बीजेपी ने बिहार में आरक्षण को लेकर, याद है ना, मोहन भागवत साहब का बयान आया था, उसके बाद क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये कहे कि भैया आरक्षण के खिलाफ है हम, किसी राजनीतिक दल में जानता हूं ना तो मुन्ना खान साहब बोल पाएंगे, ना आप बोल सकते हैं, ना अश्वनी शाही जी, ना उमेश यादव जी। उमेश यादव जी तो बिल्कुल ना बोले हमारा चुनाव इसी पे टिका है। तो किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत है जो ये बोल दे कि आरक्षण के खिलाफ है? वो कोई एक राजनीतिक दल बोल दे, और कोई ये भी नहीं बोल सकता कि हमारी वजह से आरक्षण है। अगर बोल सकता है तो बोल दो। तिलक जी देखिए, मैं इस बात का बड़ा ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। सबसे बड़ी चीज, आरक्षण का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के अंतर्गत है, कानून के अंतर्गत है। उसको किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को हक नहीं है कि उसका विरोध करने लगे, उसकी खिलाफत में जाए। और ये वास्तविकता में एक ऐसी व्यवस्था है जो निचले तबके की, छोटी जातियों के लोगों को आदिवासी नहीं, तो दुबे जी आप ये मत बोलिए ना कि भैया हम थे तो इसलिए जो है हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर ये मत बोलिए कि भैया हम थे तो हम रसमलाई खिला रहे थे, इन्होंने जो है सिर्फ लड्डू में टाल दिया मामला। नहीं, मैं अभी अश्वनी शाही जी को सुन रहा था, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो एक बात कह रहे थे कि साहब जज साहब को समझ में नहीं आया। ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपने जिस तरीके के तर्क दिए वो बेबुनियाद थे, हल्के थे, तथ्यविहीन थे, लिहाजा वो जज साहब के गले नहीं उतरे, उनको नहीं समझ में आए। इसलिए नहीं है क्योंकि आपके तथ्य जो थे वो बहुत कमजोर थे, लॉजिकल नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि हम साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरा सलाह है इनको, भारतीय जनता पार्टी को और अश्वनी साई जी आपको, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये गलती सुप्रीम कोर्ट जाने की करती है तो मैं समझता हूं वहां से उसकी अपील खारिज होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अश्वनी शाही जी, करना आपकी जिम्मेदारी थी, पहली चीज। जल्दी से अश्वनी शाही जी, फिर मुझे ब्रेक लेना है। मुन्ना जी भी जुड़ गए। देखिए 2012 में दुबे जी, 2012 में आपने उसी पर कराया, 2017 में उसी रोटेशन पर चुनाव हुआ, कहीं कोई आपत्ति नहीं। 2022 में अचानक आपत्ति आई कहां से? ये जवाब दूंगा। सोचने समझने की बात है, आपत्ति आई कहां से? और ट्रिपल टेस्ट तो अपने आप में है। माननीय जज साहब ने जो निर्देश दिया था, उस निर्देश पर हमारे यहाँ कमीशन है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसमें समझने न समझने की बात नहीं है और खारिज होने की बात नहीं है, एक्सेप्ट होगा और उस पर एक बेहतर फैसला होगा। बगैर आरक्षण के हम नहीं चुनाव कराने देंगे। आपने रोटेशन को भाजपा के लाभ के अंतर्गत किया था, इसीलिए उसका विरोध हुआ और आज आपको कोर्ट में आपको वाला दिखाएं 2007 के बाद दुबे जी जो आपने किया था वो दिखाएं आपको। बेहतर होगा सरकार तत्काल प्रभाव से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट व्यवस्था करके उस प्रक्रिया को लागू कर दे ताकि चुनाव समय पर हो जाए। अश्वनी जी कह रहे हैं 2012 का और 2007 का दिखाएं क्या?
2012 और 7 की हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे 17 तक आप आ जाइए। नहीं, तो फिर आपका संवैधानिक था, इनका असंवैधानिक है। नहीं, संवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। हमारा संवैधानिक था क्योंकि उस समय ट्रिपल टेस्ट जैसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट का लागू नहीं था, पहली चीज। दूसरी, जब ये व्यवस्था हम लोग रोटेट करते थे तो उसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने की या चुनावी लाभ लेने की कोई षड्यंत्र समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। लिहाजा उसका कहीं विरोध नहीं हुआ, लोगों ने सहजता स्वीकार किया, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, कोई वर्ग हो। इनके में क्या था, इन्होंने अधिकारी। अच्छा, तो आप मुझे कह रहे कि आप आरक्षण, ये आरक्षण विरोधी है और आप आरक्षण, जिसके कारण ये विरोध हुआ। अच्छा, और इनको मुंह की खानी पड़ी है न्यायालय में। अच्छा, एक ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि मुन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रेक के उस पर मुन्ना खान जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल अभी भी जवाब नहीं मिला कि जब मालूम है कि यह बवाल होगा, होता आया है, तो फिर ऐसी प्रक्रियाओं को चुनाव से 1 साल पहले पूरा क्यों नहीं किया जाता? क्या यह यक्ष प्रश्न नहीं है? और इस प्रश्न को लेकर सभी राजनीतिक दल इधर उधर क्यों झांकने लग जाते हैं? ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो। तो निकाय की लड़ाई, इधर कुआं उधर खाई, आखिरकार फैसला क्या और फैसले के बाद सियासी वार पलटवार। हम सीधा रुख कर रहे हैं मुन्ना खान जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि नवीन दुबे जी ने और अश्विनी शाही जी ने अपने अपने तर्क रखे। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको भी वाकई में ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर इस चुनाव को आगे खिसकाना चाहती थी जिस वजह से यह सब बवाल खड़ा हुआ? मुन्ना खान साहब, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। यही सवाल मेरा उमेश यादव जी आपसे है, आपको भी ऐसी भनक है कि सरकार जानबूझकर आगे चुनाव टालना चाह रही थी जिस वजह से ये सब कुछ बवाल खड़ा हुआ? लगता है आपको ऐसे ही? देखिए तिलक जी, इसमें कोई ऐसी बात तो मुझे नजर नहीं आ रही है। और इसी तरह का एक माननीय उच्च न्यायालय का फैसला 4 सितंबर 2013 को भी आया था। तब तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने उसको संज्ञान नहीं लिया, डिनाई कर। जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट का पहले ही सही तरीके से अनुपालन हो जाता तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां, विसंगतियां नहीं आती। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना हो जाए तो बात ही बवाली खत्म? नहीं तो सदैव के लिए चीजें स्पष्ट हो जाएंगी ना, और प्रति 5 वर्ष बाद उसी तरीके की चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो ये जो आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीके का जो आरक्षण देने की बात हो रही है, जातिवार जनगणना हो जाएगी। तो ये जो समाजवादी पार्टी, आपको लग रहा है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्या? ये जी, समाजवादी पार्टी वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित, इन्होंने भी यही किया था, ये कोई नई बात नहीं है। आज वो राजनीतिक मौके ढूंढ रहे हैं 2000। अच्छा, राजनीतिक मौके ये भी ढूंढते हैं? मौके हम ढूंढ रहे हैं, पार्टियां आप बदल रहे हैं। बहुत अच्छे पार्टी, अरे मित्र, आपने पार्टी कब नहीं बदली? 17 को याद करिए, 2019 को याद। पार्टी बदलने का तो हमने आपसे सीखा। अरे हम समाजवादी है, समाजवादी रहे। राजभर जी का बताइए, अब किस डाली पे जाकर बैठेंगे? देखिए, और पार्टी अगर हमने है बैठने के लिए, भैया वो बता दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आपने हमें तलाशनामा भेजा था, हम तो आजमगढ़ की धूल फांक रहे थे। अरे वो ठीक है, आप बता दीजिए ना, अब आप कौन सी डाली पे बैठ रहे हैं? जिस तरीके से आप भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं, दाल आपकी पता नहीं गलेगी नहीं गलेगी, लेकिन अब कर्नाटक तो पूरी तरीके से है, ये तो दिखाई दे रहा है। पहली चीज, 2017 में 2 लड़कों के टॉप पे खड़े होकर हाथ आप 22 में किसके पीछे पीछे घूम रहे थे? आप 22 में किसके पीछे पीछे घूम रहे थे और किस लालच से घूम रहे थे, ये बता दीजिए। क्यों हमारे पास आए थे आप चुनाव लड़ने? आवश्यकता नहीं थी हमारी। तो हमने काम किया, अवसरवादिता की राजनीति करते हैं आप। आपको देख रहा था, सपा की सरकार आ रही है, बेईमानी से भाजपा की सरकार बन गई, तो आप उसके पीछे पीछे हो गए। ये आपका चरित्र, खैर उस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मुद्दे पर हम भी मुद्दे पे ही रहना चाहते हैं, मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है ना। मुद्दे पे बोलिए ना। हाँ, तो हम भी बोल रहे हैं, छेड़ तो आप रहे भैया। अच्छा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? ये राजभर जी की पार्टी वाले कह रहे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना नवीन दुबे जी? मैं तो राजभर जी की पार्टी वालों से केवल इतना सा पूछ रहा हूँ, यादव जी हमें ये बता दें कि वो सरकार
से कह सकते हैं कि सरकार वो बैकवर्ड के समर्थन में खड़ी थी और उन्होंने पिछड़े वर्ग के समर्थन को करते हुए इस तरीके की व्यवस्था लागू की। अच्छा, तो आप पिछड़ों का विरोधी बता रहे हैं ओपी राजभर को? किसी ने नहीं लड़ी। अच्छा, पिछड़ों का विरोधी है ओपी राजभर? भाजपा के साथ अगर राजभर जी खड़े हैं तो 100% पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ये तो उनको समझ लेना चाहिए। उमेश यादव प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मुन्ना जी जुड़े या नहीं जुड़े बताइएगा प्लीज। बिल्कुल स्पष्ट है, वो कह रहे हैं अगर भाजपा के साथ हो तो आप पिछड़ों के विरोधी हैं। निश्चित तौर पर वो पिछड़ा वर्ग के विरोध में है, केवल अपने निजी लाभ के लिए वो भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। उमेश यादव जी, देना पिछले वर्ग से नहीं है। अध्यक्ष जी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते कैबिनेट मंत्री पद से पिछड़ों की लड़ाई नहीं, पिछड़ों के कंधों पर चढ़ के अपना निजी लाभ लेते हैं और यही उनकी राजनीति का लब्बो लुआब है। आज तक का दिखाई दे रहा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, केवल निजी लाभ के लिए। उनकी पार्टी के तो संस्थापक लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं। कहाँ बैठे हैं उमेश यादव जी? आपकी स्टैंडिंग कहीं नहीं है। पिछड़ा वर्ग समाज ने भी आपको नकार दिया क्योंकि आप भाजपा के साथ खड़े हो गए। भाजपा वो है जो पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी करती है, दगेबाजी करती है, झूठे वादे करती है। ये हम आपको जानकारी में डालना चाहते हैं। हमसे जिन जातियों को आप जानते भी नहीं है दुबे जी, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अरे भाई, आप लड़ाई लड़के लाभ अपने लिए ले रहे हो ना, उन जातियों का भला क्या किया आपने? अब बता दीजिए। आप सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, राजभर समाज का क्या भला किया? केवल अपने और अपने परिवार के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के अलावा क्या काम किया आपके नेताजी ने? बता दीजिए। आप मेरे से डिबेट कर रहे हो, एक बात को आप पूछता हूँ मैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप केवल निजी लाभ के लिए लगे हुए हैं। आपका कोई एथिक्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है आपके। और मुझे बताइए, इस आरक्षण की जिस तरीके की व्यवस्था भाजपा ने करी थी, वो आधी अधूरी कच्ची व्यवस्था थी। अगर ये मजबूत व्यवस्था लेके भाजपा सच्ची भावना से चली होती तो आज कोर्ट के अंदर फैसला के पक्ष में आता। सरकार की दलीलें कमजोर थी, खोखली तैयारी थी, केवल एक लब्बो लोग दिखाना चाह रहे थे गुलदस्ता सा बना के। नहीं तो आप इतना ओपी राजभर पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है दुबे जी? वास्तविकता भी यही है कि दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ धोखा करती आई है। दुबे जी, अच्छा तो आज पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं ओपी राजभर। कल तक यही थे जो पिछड़ों के मसीहा थे, आपके साथ थे, तो आपको इतना गुस्सा क्यों? नहीं तिलक जी, हमें कोई गुस्सा नहीं है। हमें आपका गुस्सा दिखाई दे रहा है। आपने पूरा गुस्सा उतार दिया उमेश यादव जी पर कि पिछड़ों के, अगर बीजेपी के साथ जाओगे तो पिछड़े विरोधी हो आप, आरक्षण विरोधी हो आप। नहीं, आपकी बदौलत आरक्षण मिल रहा है क्या? नहीं, किसी की बदौलत, संविधान की बदौलत। मैंने तो पहले भी कहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिल रहा है। हाँ, की वजह से मिल रहा है। हाँ। और संविधान की में हर किसी की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। किसी राजनीतिक दल नहीं, ये किसी राजनीतिक दल की रहम करम पर तो नहीं मिल रहा है। ये तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, पूरी जिम्मेदारी। जल्दी से उमेश यादव जी, जल्दी से, फिर मैं अश्विनी शाह जी आपके पास जा रहा हूं। उमेश यादव जी, ये मसला जितना मुझे समझ में आया, ये कह रहे हैं कि वो जो न्यू ईयर आ रहा है उसमें गिफ्ट भी मिल सकता है। गिफ्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, गाड़ी घोड़ा बंगला। ये कह रहे हैं ये उसी की परेशानी है, पिछड़ों की लड़ाई नहीं है। ये जो बीजेपी की बोली आप बोल रहे हैं, ये जो दरअसल बोली बोल रहे हैं, उसके पीछे गाड़ी घोड़ा बंगला भी हो सकता है। जो बंगला खाली वाली होने का मसला है वो बता रहे हैं। इसकी बोली बोल रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई की बोली बोल। हमारे ही पार्टी का प्लेटफॉर्म पे सदैव पिछड़ों की लड़ाई की, पिछड़ों की और दलितों की लड़ाई की गई, लड़ी गई। इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे ये बता दीजिए। चलिए छोड़िए, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? अब जो हाईकोर्ट पे करारा झटका भाजपा को लगा है, इस पर आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या दलीलें होंगी जरा बता दीजिए। आप तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते चले आए, बताइए वरना मैं बताता हूँ। अब इन्होंने जाके दलील थोड़ी ना रखनी है कोर्ट में, आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो भाजपा के सलाहकार है, भाजपा के, अच्छा भाजपा के सलाहकार है, सहयोगी हैं। अच्छा तो आपके सलाहकार थे तब? भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं। अच्छा तो अब आपकी पैरोकारी करते थे तब दुबे जी, तब अच्छे थे? नहीं, हमारी पैरोकारी की, हम तो समग्र पिछले समाज को लेके चल रहे हैं। अकेले अगर ओम प्रकाश राजभर जी अपने निजी लाभ के लिए चले गए हैं। सर आप ही के नेता चुनाव के वक्त फोटो खिंचवा के ट्विटर पर डालते थे, पिछड़ों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा डाल के जो है फोटो डालते थे ट्विटर पर, फिर तब अच्छा था, है ना दुबे? उन्होंने आंदोलन किया, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में आंदोलन किया, 2 चिट्ठियां जारी हुई थी एक ही दिन। आज वो निजी लाभ के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं और पूरा प्रदेश जानता है, राजभर समाज जानता है, पिछले वर्ग के लोग जानते हैं और सब समाज जानता है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, पिछले वर्ग के नेता हैं।
क्या उनकी सलाह मशवरा हुई थी इस मामले में? क्या उन्होंने अपने समाज को कन्विंस किया था कि हम इस तरीके की चीजें उन्होंने लेके आपको जा रहे बताया क्या कि हमारी सलाह नहीं ली गई है? हैं? नहीं, कहाँ न्याय मिला है बताइए? नहीं, सपा को बताया क्या उन्होंने? 6 वर्ष में और हमारे यहाँ पिछड़े नेताओं की कमी नहीं है। स्टूल पे पिछले हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को स्टूल पे बिठाते हो और आप कहते हो पिछले वर्ग का सम्मान करते हैं। अरे चाचा को आप हैंडल को बैठाते हैं और जब आपकी समस्या आती है तो आप उनका पैर भी छूते हैं। चाचा को हैंडल को बिठाए थे? अरे चाचा कहाँ बैठे थे? चाचा जो परम पूज्य चाचा थे वो कहाँ बैठे थे? हैंडल पर। आज भी साथ और एक चिट्ठी जारी हुई, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ एक चिट्ठी जारी हुई थी। आपको जहाँ जाना हो जाइए। बड़े सम्मानजनक तरीके से अपमानित किया गया था। अरे आप क्या है तो चिट्ठी क्यों जारी किए थे भाई? चिट्ठी एक जारी हुई थी ना? दुबे जी। अरे भाई अब अडवाणी जी पर कहाँ चले गए? वो तो माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है। माइक छीना गया मंच पर जब सपा के दफ्तर में जब उनको बेइज्जत किया गया उस समय कहाँ थे आप? अखिलेश जी ने जब नेताजी को बेइज्जत किया, मुख्यमंत्री जी ने किया वो भी। अरे अखिलेश जी ने जब बेइज्जत किया उनको, नेताजी को जो नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उस दिन आप कहाँ थे? कल्याण सिंह जी का सम्मान कितना किया? चाचा को जब हैंडल को बैठाया गया, एक चिट्ठी जारी की गई ओम प्रकाश जी को और एक चिट्ठी चाचा को। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप छूट है, स्वतंत्र है। और आप फिर वही अपनी गरज हुई, स्वार्थ हुआ, फिर उनका पैर छूना शुरू किए अखिलेश यादव जी। और पैर छूकर हमारे अपने हैं, आप कह रहे हैं हमारे अपने हैं, लेकिन ये स्वार्थ है। वो पिछड़ा वर्ग हो, अगला वर्ग हो, स्वार्थी डरे हुए राजनेता माननीय अखिलेश यादव जी क्यों ये सब काम करते हैं भाई? सरकार दिया है, क्यों काम करते हैं ये सब? झूठ बोलते हैं, जमीनी धरातल पर काम नहीं करते हैं। आप लोग ये जरा अखिलेश जी से पूछिए, चिट्ठी जारी करते हैं चाचा के खिलाफ क्यों बुला लेते हैं, फिर पैर क्यों छू लेते हैं? शाहिद अब एक मिनट लाइव में कमेंट आया, आगे बढ़ता हूं। ये कमेंट उमेश यादव जी आपके लिए है, यानी आपकी पार्टी के लिए। कहा कि पहली बार ऐसा कोई राजभर जी की पार्टी का प्रवक्ता देखा है जिसका खून नहीं खोला है। मतलब गजब गजब के कमेंट आते हैं, है? कहा कि ऐसा कोई राजभर जी की पार्टी का देगा जिसका खून नहीं खोला है। खैर हो सकता है कि पर्सनल कमेंट अलग हो, लेकिन अश्वनी शाही जी अब कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो ये कह रहा है, विपक्ष मतलब राजभर जी की पार्टी को छोड़कर विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। अब भाजपा हारी कहाँ है, आरक्षण की जीत कहाँ हुई है? अभी तो मामला सब जुडिश है। अभी इसके बाद न्यायालय का फैसला आएगा। अब हम लोग जाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां से जो फैसला आएगा उस पर किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हार गए हैं और हम जीत गए हैं। अभी तो ये चीजें वहां से न्यायालय की खारिज होने के बाद क्या स्टेप होगा ये बताइए सुनी जी। ये क्या आपको वहां से कोई टिप मिली है क्या दुबे जी? कोई टिप मिली है क्या? या कोई आपका वहां पर बैठाया हुआ है कोई माननीय जज समाजवादी पार्टी ने कि जो खारिज करेगा? आपको पता आ गया है अखिलेश जी के कौन क्या रिश्ते हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये रिश्ता क्या कहलाता है? खारिज तो होनी है तिलक जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जरा पूछिए। कैसे इसको पता चल गया? आजकल तो बड़ा ही विचित्र चलन हो गया है। माननीय केजरीवाल जी को आईबी रिपोर्ट दे देती है और इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट आ जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है दुबे जी। आपकी पार्टी के स्वीकार कीजिए। आपने पिछले वर्ग को छलने का काम किया है, जिसके परिणाम दिखाई दिए हैं मैनपुरी और खतौली के चुनाव में। पिछला वर्ग आपके साथ नहीं खड़ा आज की तारीख में। 2012 में जब आपने छला था, सुनिए दुबे जी सुन लीजिए। अब एक मिनट मुन्ना खान साहब ये एक लाइन में बोल दूं, एक लाइन सर आपकी अनुमति से। जी दुबे जी को कह रहा, दुबे जी चूंकि हमारी बात को ओवरलैप कर रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है। दुबे जी 12 में आपने बड़ा छलने का काम किया था। गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक कितनी चीजें जीते थे आप? नहीं जीते थे। तो जनता आपके साथ नहीं है। 2012 में मुख्यमंत्री आपका और 10 मेयर हमारे कहाँ है? विरोधी थे, एक जीता था मेयर आपका, बस एक मेयर आप जिता पाए थे। आपने छलने का काम किया था। हम ये कह रहे हैं हम सारी आप सरकार आपकी थी 2012 में जी। आपने पिछले समाज के साथ
छलने का काम किया है। एक मिनट, पार्टी ने एक मिनट किया है, और यही हम बार बार कहेंगे कि आप पिछले समाज के खिलाफ। मैं मुन्ना साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, आपका बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया। क्या वाकई में सरकार जानबूझकर इस चुनाव को टालना चाहती थी, जिस वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ, लगता है आपको? बिल्कुल 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 हर जी। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं अश्विनी जी बीजेपी के जो प्रवक्ता, में काफी देर से इनको सुन रहा था। सवाल यह है कि कोई भी दल आज जो बीजेपी से लड़ रहा, तो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहा, बीजेपी के 5 किस्म से लड़ रहा है। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी के मीडिया से, बीजेपी की मशीन से। जिस तरीके से आज इन्होंने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ करने की कोशिश की, ये पहले दिल्ली में कर चुके। परिसीमन के बहाने इन्होंने ऐसे मुन्ना साहब, ये तो कह रहे हैं हम तो ज्यादा देना चाह रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये इनका काम ही है झूठ परोसना। बीजेपी के प्रवक्ता मतलब बड़का झूठा पार्टी है। इनके महाराष्ट्र भी याद कर लीजिएगा मुन्ना जी, चुनाव हुआ था, पूरी बात सुन लें, याद कर लीजिएगा। हर जी आपने वहाँ पालन किया था? नहीं बड़का झूठा पार्टी जो हमको बोलती है। महाराष्ट्र में महावसूली गाड़ी की सरकार थी, अभी आप क्यों नहीं तैयारी की? तिलक जी का सवाल आपके साथ भी खड़ा होता है। आप सुन लें, एक मिनट सुन लें आप जी। बार 2012 में जो समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हो, 2017 में आपने क्या काम करने का काम किया? 2022 में आपने चुनाव जीता, क्या विकास? 17 में मेरे 14 मेयर थे, हिंदू 17 में मेरे 14 मेयर थे, विकास की 16 में क्यों आई? नहीं, जब बात विकास की होती थी हिंदू मुस्लिम की क्यों आई? 80-20 कहाँ हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करते हैं भाई। नहीं, आप विकास देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि पहले संसाधनों पर हक मुसलमानों का है, तो आप लोग करते हो, हम लोग नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा। नहीं, एक मिनट। अश्विनी शाही जी ये कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमान नहीं कहा था। नहीं, ये संजय बारू जी ने इसको लपेटा था, संजय बारू जी ने। अच्छा चलिए, अभी विषय वो नहीं है, अभी वो विषय नहीं है। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, मैं एक बात बयान पढ़ के सुना सकता हूँ। नहीं, आप सुना दीजिएगा फिर कभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात, उमेश यादव जी 10 सेकंड दीजिए, मैं सुना देता हूँ। 10 सेकंड दीजिए, बिल्कुल जल्दी से। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। देखिए, उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों जी का, खासकर मुस्लिमों का, नहीं, खासकर मुस्लिम है सर, खासकर मुस्लिम कहाँ बोला? नहीं, अल्पसंख्यक ही बोला था। अल्पसंख्यक के बाद है खासकर मुस्लिमों का, ये मेरे पास है। अच्छा चलिए, ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा, आप मुझे भेज दीजिए, कोई दिक्कत देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब कंफ्यूजन की स्थिति तो उमेश यादव जी आप लोगों के लिए हो गई कि नहीं? वो तो मसला कोर्ट में चला गया, वो तो ठीक है। अब अगर साथ में आते हो तो फिर जो है पिछड़ों के जो मसीहा बनने का दावा, भैया हमसे बड़ा तो कोई है ही ना, अब वहां फंस जाओगे। और अगर नहीं जाओगे तो फिर बंगला कैंसिल। अब करोगे तो करोगे क्या कि नहीं उमेश यादव जी? तिलक जी आपके सूत्र बता रहे होंगे, बंगला में हम लोग नहीं रहते, हम लोग जमीन के लोग हैं। ये गाड़ी बंगला, ये जेट सिक्योरिटी, इसके चक्कर में नहीं रहते। अच्छा, जी बिल्कुल। और ना हमारी ये लड़ाई है, ये गाड़ी बंगला की लड़ाई हमारी होती तो हम कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा। तो बताओ ये फैसले को फिर किस नजरिए से देखते हो, बता दो, फिर मैं अभी दुबे जी के सामने आपको रख दूंगा। इस फैसले को जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरी तरह से फैसला नहीं आता है, ये गोल गोल जलेबी मत बनाओ यादव जी मेरे साथ। ना यादव जी, ये फैसला कोई अधूरा फैसला, ये गोल गोल जलेबी मेरे साथ मत बनाओ। हमने बहुत गोल गोल जलेबियां खाई हैं। ये जलेबी बनाना हमें आता नहीं है सर। हाँ, आप ही को आता है। दरअसल उमेश जी, हकीकत क्या है ना कि आपको भी नहीं मालूम और राजभर जी के साथ रहने वालों को भी नहीं मालूम कि राइट हैंड क्या करेगा और लेफ्ट हैंड क्या करेगा। समस्या आपकी भी नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ पारदर्शी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर मैं एक एक कमेंट ले रहा हूं, फाइनल कमेंट आप लोगों से। अब मुझे ये बताइए अश्विनी शाही जी, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? आगे देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि अगर हम जो है बगैर आरक्षण के ये इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए,
और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। यानी मसला मई तक तो जाएगा, अप्रैल मई तक जी, इस हिसाब से समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। अच्छा, तो समय लगेगा तो देखिए, गुलदस्ता तो हर पार्टी के कार्यकर्ता ने हर बड़े नेता को दिया होगा। गुलदस्ता मतलब समझ रहे हैं ना सर, आपसी व्यवहार हर बड़ा नेता चाहता है कि उसका समर्थक जो है चुनाव लड़े। आप भी चाहेंगे, हर कोई चाहता है। तो वो जो गुलदस्ता है वो तब तक मान्य रहेगा या नहीं रहेगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी जो है अपने बूथ अध्यक्षों से लेकर और पन्ना प्रमुखों से लेकर और ऊपर तक प्रदेश अध्यक्षों तक हमारी तैयारी पूरी है। जब जैसे ही होगा हम अपने, चाहे अब जिसका गुलदस्ता हो, जिसका प्रचार चालू हो गया हो, ये समय की मांग है सबके लिए। हाँ। हम लोगों ने जो आरक्षण की सूची दी थी उस हिसाब से हमारे पास प्रत्याशी की कमी नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तभी कह रहा हूं, ये गुलदस्ते वाली कहानी है ना सर, बड़ी दिक्कत है। आप बड़ी दिक्कत, एक कार्यकर्ता को माहौल बनाने में वक्त लगता है। अश्वनी शाही जी, आपकी पार्टी में तो वैसे भी एक कार्यकर्ता को माहौल बनाने में बड़ा वक्त लगता है, समझे सर। एक बड़े नेता के साथ तस्वीर खिंचवाने में बड़ा वक्त लगता है और फिर उस तस्वीर को वायरल करने में वक्त लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो गुलदस्ता जो है मान्य रहेगा कि नहीं। सर, वो तस्वीर आपने देखा होगा, एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले यात्रा कर रहे हैं, किस तरीके से तस्वीर खींचा उन्होंने, तुरंत हाथ झपका कार्यकर्ता का और मोबाइल तोड़ा उसका। अच्छा दुबे जी, दुबे जी, अब आपके सामने भी यही सवाल है। गुलदस्ता तो आपके यहां भी देने और लेने वाले बहुत हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं, है ना। अब जब 8-10 किलो माला अगर नेता के गले में ना डले तो फिर मजा भी नहीं आता चुनाव का। तो आपके यहाँ मान्य है या नहीं रहेगा गुलदस्ता वो जो है? तिलक जी, देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी शुरू से गरीब, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती रही है। दुबे जी देखिए, नारा मत लगाइए मेरे साथ, सीधी सीधी बात, मेरे साथ नारे वाली बात नहीं। अब ये मत बोल दिया आरक्षण हमारी वजह से है, हम आरक्षण जो है हम है ना, आज सारे राजनीतिक दल मिल जाओ ना दुबे जी, आप, मैं कह रहा हूँ सारे राजनीतिक दल मिल जाओ और हटा सकते हो तो हटा दो आरक्षण, हटा सकते हो, कोई हटा देगा? क्यों हटा दूं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, पिछड़ों के नेता हम हैं, दलितों को न्याय मिल गया तो मैं वही, एक मिनट, एक आप सीधी सीधी बात बताइए, वो जो कार्यकर्ता है जो उत्साह में है वो गुलदस्ता मान्य रहेगा मई तक या नहीं? हमारे यहाँ कोई गुलदस्ता कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ जमीनी कार्यकर्ता कल्चर है। अच्छा, आपके यहाँ गुलदस्ते नहीं चलते? मेहनत कर रहे हैं, कल्चर नहीं, वो भारतीय वाह जनता दुबे पार्टी जी, को उनका कल्चर है। ठीक, आपके यहाँ टिकट मांगने आते हैं ना सर, आधे देखिएगा, ना ये सब राजनीतिक दल सर, 5 किलो की चैन होती है गले में 5 किलो की चैन, इतना बड़ा बड़ा ब्रेसलेट, सब राजनीतिक दलों में 10-15 फॉर्च्यूनर आगे, 10-15 पीछे, और कह रहे पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। बाकियों में होता हुआ, हमारे यहाँ तो हाँ सर, प्राइवेट गनर भी होते हैं साथ में, सबका कह रहा हूँ, सबका हाँ, स्वाभाविक है सर, वो यही कह रहा हूँ। और आपका पिछड़ों की लड़ाई हम लड़ते हैं, है ना, बड़ा गजब खेल है। थैंक यू। शुरू से लड़ते आए, गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई कौन लड़ा है? हाँ, अभी अगर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी तो लड़ा कौन है, आप बता दीजिए। हाँ, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपको दिक्कत क्या आ रही है? क्या अल्पसंख्यक, क्या मुसलमान इस देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं है? ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। करने का काम किसको? ओके दुबे जी, चिंता आप गुलदस्ते की करिए आप लोग, मसला गुलदस्ते का है, आप समझ नहीं रहे। चुनाव तो अब अप्रैल या मई में होगा ही होगा, मसला गुलदस्ते का है। थैंक यू सो मच खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार कोई इतना, उमेश जी, इतना शांत प्रवक्ता राजभर जी की पार्टी में देखा हमने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी, आपका भी, दुबे जी आपका भी। तो अब ये चुनाव इधर कुआ उधर खाई, अब निकाय की लड़ाई, रास्ता क्या निकलेगा इंतजार बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।